हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 के लिए इतिहास अर्थात हिस्ट्री की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, जो इतिहास की पहली क्लास में लेकर आया था उसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूँ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि इसके कौन कौन से स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता, या हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भी? हड़प्पा सभ्यता भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल थे और वहाँ पे क्या क्या विशेषता थी, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले थे, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, देख लेते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। दोस्तों, कल मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि इसकी खोज कब की गई थी भाई। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी भाई 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी से की गई थी? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की गई थी, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है। दोस्तों, ये तो हो गया इसकी बात। साथ ही मैं बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नामकरण जो किया था वो किया था जॉन मार्शल ने ही किया था। जॉन मार्शल ने ही इसका नामकरण किया था, लेकिन इसकी खोज जो की थी वो दयाराम साहनी जी ने की थी। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी जो है समकालीन जो सभ्यताएं होती हैं, इसकी जो समकालीन सभ्यताएं थीं वो कौन कौन सी थीं? तो इसकी समकालीन सभ्यताएं जो थीं वो थी चीन की सभ्यता। जो चीन की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की सभ्यता थी। इसके साथ ही मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी भी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक से है, जो कि इराक से बिलोंग करती है। इराक की सभ्यता को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता किसके समकालीन है भी? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का विस्तार जो है वो हमारा पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। तो पूरब से पश्चिम तक मतलब ईस्ट से वेस्ट, और नॉर्थ से साउथ तक कहाँ तक है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो इसका पूरब में आलमगीरपुर। कहाँ से भी? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर यूपी, जो कि मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, वहाँ से पूरब से स्टार्ट होता था और पश्चिम में हमारा कहाँ तक था भी? सुतकांगेडोर पाकिस्तान। कहाँ तक था भी? सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में है प्रेजेंट टाइम में, यहाँ तक था। और उत्तर में ये मांडा। मांडा एक जगह है लद्दाख में। कहाँ पे है भी? लद्दाख में ये जगह है मांडा। वहाँ से उत्तर से दक्षिण में दैमाबाद तक था। कहाँ तक था भी? दैमाबाद, महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, जो आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे पे? हिंडन नदी के किनारे था। और जो हमारा सुतकांगेडोर है ये दास्क नदी के किनारे था। जो पश्चिम में सुतकांगेडोर था ये दास्क नदी के किनारे था। और उत्तर का जो मांडा था ये क्योंकि लद्दाख में पाया जाता है, ये चिनाव नदी के किनारे था। कौन सी नदी के किनारे था भी? चिनाव नदी के किनारे था। और साथ ही ये जो दैमाबाद था दक्षिण में, ये पिरवरा नदी के किनारे था। कौन सी भी? पिरवरा नदी के किनारे था। तो ये तो दोस्तों हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसके आगे का हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो क्षेत्रफल का टोटल विस्तार था वो कितना था भाई? वो मैं आपको बता दूं, 12,99,099 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? वर्ग किलोमीटर इसका टोटल विस्तार था। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं, ये वैसे तो अभी मैंने आपको पूरब से पश्चिम और नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण पूरा विस्तार बताया था, लेकिन इसकी आकृति अगर आपसे पूछ ली जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो वो कैसी थी आकृति भी? वो थी त्रिभुजाकार। कैसी आकृति थी भी? त्रिभुजाकार इसकी आकृति थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ना,
तो ये 2 टीलों में विभाजित थी। कौन से 2 टीलों में विभाजित थी? एक पूर्वी टीला, एक, क्योंकि ये ईस्ट साइड में तो इसे पूर्वी टीला कह सकते हैं, मतलब पूर्व साइड में पूर्वी टीला और पश्चिम साइड वाले को पश्चिमी टीला कहते थे। तो ये 2 टीलों में विभाजित था। तो इसका जो पूर्वी टीला था, यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते थे। यहाँ पर कौन रहते थे भाई? निम्न वर्ग के लोग रहते थे। जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए। तो मजदूर और किसान कहाँ रहते थे भाई? ये पूर्वी टीले पे रहते थे। और जो पश्चिमी टीला था भाई, जो हमारा पश्चिमी टीला था, वेस्ट वाला टीला था, यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे। कौन रहते थे भाई? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। जैसे राजा थे, पुरोहित थे, ये कौन किसमें? उच्च वर्ग में आ जाते थे। तो पश्चिमी टीले पे राजा और पुरोहित लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये तो 2 टीलों में विभाजित थी, लेकिन इसका एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है धौलावीरा। तो जो धौलावीरा है वो 3 टीलों में विभाजित था। जो धौलावीरा एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। वो कितने भागों में विभाजित था? वो था 3 टीलों में विभाजित था। एक पश्चिम और एक पूरब और बीच में एक मध्य टीला। तो ये 3 टीलों में विभाजित था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये आपको पता होगा। क्या कहते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो जो ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसकी जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसकी जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि थी भाई? भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। तो अब आप भाव चित्रात्मक में दोस्तों मैं बता दूं, इसको हम पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पिक्टोग्राफी भी कहते हैं। तो ये भाव चित्रात्मक होता है क्या क्या है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों पहले क्या होता था, उनका जो भाव होता वो एक चित्र बना के समझा देते थे। जैसे अभी हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम बोल के बता देते हैं, ऐसे ही इन्हें अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी या किसी से कुछ कहना होता था तो वो अपने भाव को चित्र में प्रदर्शित करते थे। जैसे कि अगर उन्हें पानी मांगना था तो जैसे पानी लिख दिया, इस टाइप से पानी लिख दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि व्यक्ति को पानी चाहिए। तो अपने भाव को व्यक्त करते थे चित्र के रूप में। इसी प्रकार से तो इस तरह की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। जैसे कि आपको पता है हम लोग जो हिंदी में लिपि यूज करते हैं वो करते हैं देवनागरी लिपि। ऐसे ही जो उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो लिपि यूज करते थे वो थी भाव चित्रात्मक लिपि। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें एक खासियत और थी। इसमें एक खासियत जो और थी वो ये थी, जैसे कि आपको पता है हम जो देवनागरी लिपि में जो पढ़ते हैं या जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं भाई? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आपने देखा मैंने लेफ्ट से लिखना स्टार्ट किया और राइट तक लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन ये जो भाव चित्रात्मक लिपि थी इसमें उल्टा था। इसमें क्या उल्टा था भाई? राइट से स्टार्ट होता था और लेफ्ट तक चलते थे, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखते थे। भाव चित्रात्मक लिपि जो थी उसमें राइट टू लेफ्ट लिखते थे, दाएं से बाएं इसमें लिखते थे। वैसे हमारी जो लिपि देवनागरी लिपि है और जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन भाव चित्रात्मक लिपि में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था और पढ़ा भी जाता था। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका जो जो समाज था वो कैसा था भाई? मात्र सत्तात्मक था। कैसा था भाई? मात्र सत्तात्मक इसका समाज था। मात्र सत्तात्मक मतलब उस समय का जो परिवार थे उसमें माताओं की ज़्यादा चलती थी। कहीं ना कहीं हमारे मतलब माताएं ही उस समय की मुखिया हुआ करती थी परिवार की। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगह पर अभी भी जो पिता ही घर के मुखिया होते हैं, जो पिताजी कह देंगे वही होगा, तो वो पितृ सत्तात्मक में आ जाता है। लेकिन उस समय पे क्या होता था भाई? माताएं ही घर की मुखिया होती थी, तो उसे हम मातृ सत्तात्मक कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सब लोग थे और जो परिवार थे वो कैसे थे भाई? मातृ सत्तात्मक परिवार थे। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस समय जो घर बनाए जाते थे उसमें जो ईंटों का यूज किया जाता था, जो घर बनाने में ईंटों का यूज किया जाता था, उनका जो रेशियो था वो कुछ इस टाइप से था। किस टाइप से था भाई? 4:2:1 के रेशियो में था। मतलब हम कह सकते हैं 4 के रेशियो है, लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के रेशियो में हो गई। इस टाइप की ईंटें बना करती थी उस टाइम के
सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस समय जो घर बनाए जाते थे वो किस स्टाइल में बनाए जाते थे, वो बनाए जाते थे इंग्लिश बॉन्डिंग स्टाइल। किसमें भी? इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में घर बनाए जाते थे। अब आप सोचते होंगे सर कि ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल क्या होती है। तो दोस्तों उसमें क्या होता था, जो ईंटें थी वो कुछ इस टाइप से लगा देते थे, नीचे कुछ ईंटें, नीचे वाली ईंटें कुछ इस टाइप से लगाते थे, और जो इसके ऊपर जो ईंटें लगाते थे तो वो बिल्कुल खड़ी ईंटें लगाते थे। कैसी? खड़ी ईंटें लगाते थे। इससे क्या होता था, दीवारों में ज़्यादा मजबूती रहती थी। तो इसलिए उस समय के जो घर बनाए जाते थे वो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता जो थी, उस समय का जो पवित्र पशु था, जो पवित्र पशु था वो कौन था भाई? जो पवित्र पशु था वो कौन हुआ करता था? वो हुआ करता था कुबड़ वाला बैल। कौन हुआ करता था भाई? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जो था वो पवित्र पशु हुआ करता था, या हम इसे कह सकते हैं श्रृंग युक्त। क्या भाई? श्रृंग युक्त पशु। श्रृंग युक्त पशु मतलब श्रृंग मीन्स क्या होता है भाई? जो श्रृंग मीन्स होता है वो होता है हमारा सींग, यानी कि सींग वाला पशु जो था वो पवित्र पशु होता था। कुबड़ वाला बैल जो हुआ करता था वो पवित्र पशु हुआ करता था। और दोस्तों मैंने आपको बताया इसकी जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार थी। साथ ही इस समय जो व्यवसाय होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर जो व्यवसाय हो रहे थे वो कृषि हुआ करती थी। कृषि हुआ करती थी, और क्या होता था भाई? व्यापार। एक दूसरे से लेन देन भी करते थे, व्यापार हुआ करता था। इसके साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वर्ग थे वो 4 मुख्य वर्ग थे। कौन से भी? 4 मुख्य वर्ग थे, जिसमें हमारे विद्वान आ जाते थे। विद्वान, एक वर्ग में योद्धा, और एक वर्ग में व्यापारी आ जाते थे, और एक वर्ग में श्रमिक हमारे मजदूर वगैरह आ जाते। तो ये मेन 4 वर्ग हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। अब इसके साथ ही दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, जो इसके मेन स्थल थे वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उन स्थलों की खोज कब हुई थी, किसने की थी? तो स्थल हम पढ़ने वाले हैं, इनकी खोज कब हुई थी और किसने की थी, और ये किस नदी के किनारे हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो सब मैं आपको एक क्रम से लिखा हुआ, क्योंकि अभी जो मैंने लिखा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता होगा, जो लिखा हुआ था उसको मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा था वो यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। इसके साथ ही मैंने बताया आपको जो इसकी खोज की गई थी वो किसने की थी भाई? जॉन दयाराम साहनी जी ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी, जिसका नामकरण भी जॉन मार्शल जी ने किया था। इसके साथ ही चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसकी समकालीन सभ्यता थी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया इसका विस्तार पूरब से पश्चिम तक कहाँ तक है। तो पूरब से आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ यूपी में, वहाँ से सुतकांगडो जो कि पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में, वहाँ तक था। और उत्तर में मांडा लद्दाख से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद ही मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया अभी? जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। और इसको 2 टीलों में विभाजित किया गया था, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला, जिसमें पूर्वी टीले में निम्न वर्ग के लोग रहते थे और पश्चिमी टीले पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और इसके साथ ही मैंने बताया इसका जो एक स्थल है धौलावीरा, उसे 3 भागों में 3 टीलों में विभाजित किया गया था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। इसके साथ ही दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? बहुत चित्रात्मक लिपि थी, जिसे हम पिक्टोग्राफी भी कहते हैं, जो कि दाएं से बाएं लिखी और पढ़ी जाती थी। और उस समय का जो समाज हुआ करता था वो मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। और उस समय जो घरों में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो कि इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए, वो किया जाता था 4:2:1 के रेशियो में, और इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में घर बनाए जाते थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था किस टाइप की होती है इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। और पवित्र पशु जो हुआ करता था उस टाइम का कुबड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु, इसे हम कह सकते थे, या वृषभ। आकृति जो थी त्रिभुजाकार आकृति थी। अभी मैंने आपको बताया था व्यवसाय, कृषि और व्यापार। वर्ग जो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग हुआ करते थे। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उसकी खोज कभी किस नदी के किनारे हैं और किसने की थी। सो दोस्तों
ये जो 3 है, शुरू के 3 है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। सो दोस्तों, पहला तो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता का जो एक मेन स्थल है वो है हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पाया जाता है? अभी पाकिस्तान में, क्योंकि जब भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में, तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में पहुंच गया। इसकी जो खोज की गई थी वो कब की गई थी भी? 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भी? दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। और ये किस नदी पे है भी? ये है रावी नदी पर। ये किस नदी पर है भी? रावी नदी पर है। और उसके बाद हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी, मतलब कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? ये भी पाकिस्तान में ही है। मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान में ही है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है भी? मृतकों का टीला, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है ये स्थल। इसकी खोज हुई थी 1922 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी भी? ये R.D. बनर्जी के द्वारा की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी मोहनजोदड़ो की 1922 में, हड़प्पा के ठीक 1 साल के बाद। और ये किस नदी के किनारे भी? सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। इसके साथ ही दोस्तों चन्हू दड़ो है। ये भी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में आता है। और इसकी खोज 1931 में की गई थी गोपाल एच मजूमदार के द्वारा, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे भी? सिंधु नदी के किनारे। तो यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो इनको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से कर पाएँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो रोपड़ है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ पाया जाता है भी? पंजाब में पाया जाता है। 1953 में इसकी खोज हुई थी, जो कि सतलज नदी के किनारे है। एकदंत शर्मा और वत्स ने इसकी खोज की थी। इसके साथ ही मैं बता दूं कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, और इसकी खोज 1951 में की गई थी। और घग्गर नदी के किनारे है, बालकृष्ण जी ने की थी इसकी खोज। और आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में पाया जाता है, इसकी खोज 1958 में की गई थी और एकदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, जो कि हिंड नदी के किनारे है। किसके द्वारा की गई थी भी? एकदत्त शर्मा के द्वारा। और जो बनावली है ये हरियाणा में पाया जाता है, सरस्वती नदी के किनारे है, और बिष्ट जी ने इसकी खोज की थी। धौलावीरा जो कि मैंने आपको बताया 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य में। तो ये भोगवा नदी के किनारे है, और JP जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में पाया जाता है, ये सरस्वती नदी के किनारे है, और अमरेंद्र जी ने इसकी खोज की थी। इसके साथ ही दोस्तों लोथल गुजरात में पाया जाता है, और ये भोगवा नदी के किनारे है। तो दोस्तों आपने देखा धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में पाए जाते हैं, और दोनों भोगवा नदी के किनारे हैं। इसकी खोज किसने की थी भी? रंगनाथ जी ने की थी इसकी खोज। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं भाई। अब देखते हैं हड़प्पा। अब हम सारे स्थलों से जो साक्ष्य मिले थे और वहाँ की क्या क्या विशेषता थी, ये सब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो एक जगह थी, जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो मेन स्थल था वो हड़प्पा था। तो वो जो था हड़प्पा जो स्थल था वो कहीं ना कहीं एक शहरी स्थल था। कैसा स्थल था भी? शहरी स्थल था। वहाँ पे शहरी निवासी रहते थे, मतलब जो लोग रहते थे वो कहीं ना कहीं शहरी थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक शहरी था। वो एक शहरी था, इसलिए वो वहाँ पे शहरी लोग ही रहते थे। और जो वहाँ पर जो घरों का निर्माण किया जाता था वो ग्रिड पद्धति में किया जाता था। अब आप सोचते होंगे कि दोस्तों ये ग्रिड पद्धति होती क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारे क्या है, रोड है। ये हमारे क्या है, चारों तरफ रोड जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मकान बने होते हैं, रोड के किनारे मकान बने होते हैं, आपने देखा होगा, अभी भी आजकल भी बने होते हैं मकान। इस टाइप से मकान बने होते हैं। तो इनके जो मकान थे, मकानों के जो गेट थे, जो मेन गेट थे, वो रोड की तरफ थे। किस तरफ थे भी? रोड की तरफ थे। इन गेटों के जो गेट थे, इन जो मकानों के गेट थे, वो किसकी तरफ थे भी? रोड की तरफ थे। जो कि आप आजकल हम देखते भी हैं शहरों में रोड की तरफ गेट होते हैं, लेकिन कुछ जगह अभी भी गाँव में ऐसा पाया जाता है कि उनके जो गेट होते हैं वो रोड की तरफ नहीं होते हैं, अंदर की साइड में होते हैं। तो ये क्या है भी, हड़प्पा सभ्यता जो थी, जो हड़प्पा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, ये शहरी स्थल था। और यहाँ पे जो गेट थे वो बाहर की मतलब रोड की तरफ खुलते थे। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति कहलाती थी।
तो यहाँ के जो लोग थे वो शहरी निवासी थे। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ से एक साक्ष्य मिले थे जले हुए गेहूं के, मतलब जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले। इसका मतलब वहाँ उस टाइम पे गेहूं की उपज होती थी, कृषि की जाती थी, गेहूं की कृषि की जाती थी, इससे हमें ये पता चला। और जौ के साक्ष्य भी मिले, कहीं ना कहीं जौ के साक्ष्य मिले, मतलब जौ की भी कृषि की जाती थी। इसके साथ ही दोस्तों हमें जो साक्ष्य मिले थे, मुद्रा बनाने में किस चीज़ का यूज किया जाता था, वो किया जाता था सेल खड़ी का। किसका यूज किया जाता था दोस्तों? सेल खड़ी का यूज किया जाता था मुद्रा बनाने में। मुद्रा बनाने में किसका यूज किया जाता था? सेल खड़ी का यूज किया जाता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही दोस्तों जो हड़प्पा स्थल था उसके पश्चिमी टीले पर एक रक्षा दीवार बनी हुई थी। क्या थी भाई? एक रक्षा दीवार बनी हुई थी। और उस समय के जो शव थे तो वो क्या किए जाते थे? वो जलाए नहीं जाते थे, वो एक्चुअली दफना दिए जाते थे। क्या कर दिए जाते थे भाई? दफना दिए जाते थे। और उस समय कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा स्थल पर क्या मिले थे भाई? कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले थे, मतलब कछुए भी उस टाइम पे हुआ करते थे। साथ ही दोस्तों जो इक्का गाड़ी पाई गई वो तांबे की थी। वो इक्का गाड़ी जो थी वो किसकी थी भाई? तांबे की इक्का गाड़ी पाई गई थी। एक तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे भाई? तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले थे। साथ ही कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले थे। जैसे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे, वैसे ही कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले थे। साथ ही महिला के गर्भ से निकलता पौधा का चित्र भी देखने को मिला था। सो दोस्तों ये सब विशेषताएं जो है हड़प्पा के बारे में हमें पता होनी चाहिए, हड़प्पा स्थल के बारे में पता होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मोहनजोदड़ो को पे, जिसे हम हड़प्पा की क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा है, हड़प्पा को हड़प्पा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। तो सिंधी भाषा का शब्द है ये मोहनजोदड़ो। तो इसका जो अर्थ है वो क्या होता है भी? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है भी? मृतकों का टीला होता है इसका अर्थ। और इसे हम क्या कहते हैं भी? सिंध का बाघ भी हम किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं भी? सिंध का बाघ कहते हैं मोहनजोदड़ो को। साथ ही मैंने दोस्तों अभी आपको बताया जो मोहनजोदड़ो है उसे हम हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी कहते हैं। तो दोस्तों और मैं आपको बता दूं जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? विशाल अन्नागार, बहुत ही बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ था, जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता था। बहुत बड़ा विशाल प्राप्त हुआ था। लेकिन हड़प्पा से जो प्राप्त हुआ था वो 12 कक्षों वाला अन्नागार प्राप्त हुआ था। लेकिन जो मोहनजोदड़ो से हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही अन्नागार के साथ में विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। और नटराज मूर्ति मिली थी। क्या मिली थी? नटराज मूर्ति मिली थी। पशुपति दाढ़ी वाले महादेव मिले थे। दाढ़ी वाले महादेव मिले थे। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले थे। क्या मिले थे भी? बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले थे। स्वास्तिक चिन्ह मिला था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ये सब हमें मिले थे यहाँ से। कहाँ से भी? मोहनजोदड़ो से ये सब हमें मिले थे। इसके साथ ही प्रत्येक मकान में इस कुएँ के साक्ष्य मिले थे। जो प्रत्येक मकान था उसमें एक कुआं पाया जाता था। और मलेरिया बीमारी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले थे। तो दोस्तों जो हमें मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त स्थल थे वो कुछ इस टाइप से थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया अभी? जो दाढ़ी वाले बाबा मिले थे। कौन मिले थे भाई? दाढ़ी वाले बाबा जो मिले थे वो ये थे। कौन थे भाई? तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला था भाई? ये जो दाढ़ी वाले बाबा हो गए, ये कौन हो गए भाई? दाढ़ी वाले बाबा ये हो गए हमारे। और हमारी क्या मिली थी? नर्तकी की मूर्ति मिली थी। क्या मिला था भाई? नर्तकी की मूर्ति मिली थी। नृत्य करते हुए जो मूर्ति मिली थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो ये रही। और विशाल जो स्नानागार था वो ये रहा। इस टाइप से ये हमारे मोहनजोदड़ो से मिले जो स्थल थे वो ये थे। हमारे जो दाढ़ी वाले बाबा थे महादेव, दाढ़ी वाले महादेव ये हुआ करते थे। और जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी ये मिली थी। सो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये इस कई बार पूछ लिया जाता है जो नर्तकी मिली थी वो किस मेटल की बनी हुई थी? वो कांसे की थी। किसकी थी भाई? कांसे की थी। वो जो जिस मेटल की थी वो किस मेटल की थी भी? ये कांसे की थी। किस मेटल की थी भी? कांसे की ये नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और ये हमारे दाढ़ी वाले बाबा हो गए। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्नानागार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले, अब दोस्तों हम चन्हू के बारे में देखने वाले हैं। चन्हू से जो जो हमें मिला था, जो जो साक्ष्य में मिले थे वो सब हम देखने वाले हैं। तो चन्हू से जो मिला था वो हमें क्या मिला था? एक रक्षा दीवार जो रक्षाचारी जो थी वो नहीं थी इसमें।
इसके साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर इसे कहा गया। चन्हू को क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर इसे कहा गया। चन्हू को औद्योगिक नगर कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता का। साथ में ये जो इसे क्यों कहा गया सिंधु घाटी का जो औद्योगिक नगर है वो इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना पाया गया था। क्या पाया गया था भी? मनका बनाने का कारखाना मिला था। और यहाँ से सौंदर्य साधन भी मिले थे, जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा, ये सौंदर्य साधन भी हमें चन्हू से ही प्राप्त हुए थे। ठीक है। और वक्राकार ईंटों के साक्ष और गोल ईंटों के साक्ष भी हमें यहाँ से मिले थे। वक्राकार और गोल दोनों प्रकार की ईंटों के साक्ष हमें चन्हू से मिले थे। साथ ही 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष भी हमें चन्हू से ही मिले हैं। 4 से 4 और 4 से चन्हू से 4 पहिए वाली गाड़ी के साक्ष मिले हैं। साथ ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह भी हमें मिले हैं कि मतलब उसके पैर के निशान बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह, जैसे कि आजकल भी आपने देखा होगा अगर बिल्ली कुत्ते को दिख जाती है तो वो उसका पीछा करने लगता है और बिल्ली कुत्ते को देखकर भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों लोथल। अब हम क्या देखने वाले हैं? लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था ये सब हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोथल से प्राप्त हुआ था वो मानव निर्मित बंदरगाह मिला था। क्या मिला था? एक मानव निर्मित बंदरगाह मिला था लोथल गुजरात से, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, अभी हमने पढ़ा था। और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर इसे कहा गया। लोथल को व्यापारिक नगर कहा गया था और औद्योगिक नगरी किसे कहा गया था भी? चन्हू को कहा गया था। इसके साथ ही लोथल से बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की ये सब मिली थी। बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की कहाँ से मिली थी भी? लोथल से मिली थी। इसके साथ ही दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। इसमें भी मतलब लोथल में भी हड़प्पा की तरह मुख्य सड़क की तरफ इसके दरवाजे खुलते थे। साथ ही 3 युगल समाधि मतलब सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले थे। 3 युगल समाधि मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ दोनों की समाधि के साथ किसी एक व्यक्ति की और भी मिली थी, मतलब 3 युगल समाधि मिली थी और सती प्रथा के साक्ष्य इससे पता चलते हैं कि हस्बैंड वाइफ की जो सब मिले हैं एक साथ मिले हैं कंकाल, तो इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा की का चलन था। इसके साथ ही हाथी दांत का पैमाना मिला था, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, शतरंज के खेल का साक्ष्य मिला था। ठीक है, ये सब हमें मिला था। इसके साथ ही दोस्तों कालीबंगा, क्या भाई कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिले थे वो भी हम देख लेते हैं। तो कालीबंगा जो थी उसे दीनहीन बस्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनहीन बस्ती कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके साथ ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले यहाँ पर। यहाँ से क्या मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। किस किस के? चना और सरसों के खेत जो थे वो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। साथ में ही जली हुई और पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। जली और पकी चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे, मतलब चूड़ियाँ भी कालीबंगा में बनाई जाती थी। इसके साथ ही लकड़ी के हल का साक्ष्य, मतलब जो हल बनाए जाते थे वो लकड़ी के भी बनाए जाते थे और मिट्टी के भी हल बनाए जाते थे, ये बनावली से पता चलता है। लेकिन कालीबंगा में जो हल मिले थे वो लकड़ी के बने हुए हल मिले थे। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले थे। क्या मिले थे? ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। जैसे हड़प्पा से कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले थे, वैसे ही यहाँ पे ऊँट की हड्डी के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कालीबंगा से 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले थे। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे भाई? कालीबंगा से मिले थे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं धौलावीरा। कहाँ से क्या देखने वाले हैं? धौलावीरा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। सो दोस्तों धौलावीरा जल निकासी का प्रबंध जो था बहुत अच्छा था। धौलावीरा में जल निकासी का प्रबंध दिखाया गया है, मतलब हमें पता चलता है कि वहाँ पर जल निकासी का प्रबंध करते थे। जैसे अभी हम नाली बनाते हैं, नाले वगैरह बनाते हैं जल निकासी के लिए, वैसे ही उस समय जल निकासी का प्रबंध किया गया था और जल कुंड के साक्ष्य भी मिले थे। वहाँ पे जल कुंड भी बने हुए थे और सुनामी के भी साक्ष्य मिले थे, मतलब सुनामी भी उस टाइम पे आती थी। धौलावीरा में सुनामी भी आई थी। और स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले कि उस समय स्टेडियम का भी प्रयोग किया जाता था खेल खेलने में। और साथ ही दोस्तों मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। साथ में घर के ईंटों में जो रंग का यूज किया जाता था वो लाल रंग का यूज किया जाता था घर की ईंटों में। और साथ ही दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात रोपड़ के बारे में बता दूं। रोपड़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो है कि जो रोपड़ में जो सब मिले थे वो उस सब के साथ कुत्ता का भी सब मिला था एक साथ, मतलब कुत्ते और व्यक्ति का सब एक साथ मिला था। कहाँ पे? रोपड़ में एक सब में हमें मिला था। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।